हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटेप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का विजय मीन्स आंसर राइटिंग बैच के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम डे 9 में GS2 के 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा विजय बैच इनिशिएटिव है, इसका मेन एम क्या है कि आप लोग इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करें और यहाँ पर जो 45 डेज में हम 180 क्वेश्चन देंगे उनको आप प्रैक्टिस करें, ताकि इस प्रोग्राम के एंड में आप टॉपर्स की तरह आंसर लिखना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे GS2, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, पेपर 5 आपका HVS मेंस एग्जामिनेशन में। उसके 4 क्वेश्चन तो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम दी यूनिट 1। ठीक है, और हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 4 मार्क्स के, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 8 मार्क का और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 20 मार्क का। और ये जो पूरी डिस्कशन है ये होगी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ आंसर राइटिंग, जिसकी वीडियो हम आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप में से किसी बच्चे ने हमारी 3 स्टेप फॉर्मूला वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर वो हमारी ये वीडियो देख सकता है, जहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन एंड सेलिएंट फीचर्स, GS2 पेपर 5 यूनिट 1 सब यूनिट 1 का ये टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है हमने कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रूल ऑफ लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टर्म मानी जाती है। आपसे पूछा गया है कि आप इससे क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ। और हमने ये क्वेश्चन क्यों पिक किया है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन आपका हिमाचल के मेंस एग्जामिनेशन में लगातार पूछा गया है। जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो टर्म है इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टर्म्स, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे, पहला काम आपका क्या रहेगा, 3 स्टेप फॉर्मूला में जो पहला स्टेप है वो क्या रहेगा कि आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पर पहला कीवर्ड क्या है, व्हाट। तो व्हाट का मतलब क्या है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना है, यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन है। दूसरा कीवर्ड क्या है, रूल ऑफ लॉ, और यही आपका मेन कीवर्ड है, जहाँ पर आपको अपनी कंसेप्ट नॉलेज, हमारा जो स्टेप 2 है कि आपको अपनी कंसेप्ट नॉलेज प्रेजेंट करनी होती है, वो आपका मेन रूल ऑफ लॉ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले रूल ऑफ लॉ जो फिलॉसफी है उसको बताएंगे कि ये फिलॉसफी है क्या। तो रूल ऑफ लॉ एक ऐसी फिलॉसफी है जो ये कहती है कि जो किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्बिट्री मैनर पे, किसी की डिस्क्रिशन पे, किसी की विम्स पे, किसी की फैंसीज पे आप एक स्टेट को रूल कर रहे हो। ठीक है, आर्बिट्रीनेस नहीं होनी चाहिए आपकी रूलिंग में। अगर आप एक स्टेट को गवर्न कर रहे हो, एक स्टेट को एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, हर आदमी को पता हो कि मुझे किस तरीके से, किस लॉ के हिसाब से गवर्न किया जा रहा है। ठीक है, वो किसी की डिस्क्रिशन पर, विम्स पर, फैंसीज पर ना गवर्न हो। ठीक है, जो ये कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, इसको बेसिकली प्रोपाइंड किया गया था बाय A.V. डाइसी, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे। और उन्होंने इसमें बोला था कि रूल ऑफ लॉ में बेसिकली 3 प्रिंसिपल होने चाहिए। कौन कौन से प्रिंसिपल, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, कि अगर एक आदमी ने कोई लॉ वायलेट किया है तभी उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अदरवाइज उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज राजा का मन किया कि चलो इसको फांसी पे लटका देते हैं, उन्होंने फांसी पे लटका दिया, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर रूल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग लोगों को गवर्न किया जाए। देन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जितने भी एक देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनको इक्वली एडमिनिस्टर किया जाए बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ जो कोर्ट हैं, जो जुडिशियल सिस्टम्स को अपहोल्ड करती हैं, वहाँ पर इक्वलिटी बिफोर द लॉ हो। कोई भी आदमी अगर अमीर है, गरीब है, किसी और जाति का है, किसी रिलीजन का है, उसको इस चीज़ के बेसिस पर भेदभाव ना किया जाए। देन प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक जिसका संविधान है, वो लोगों के राइट्स को कंटेन करे और लोगों के राइट से वो संविधान बने। ठीक है, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में हम A.V. डाइसी के पहले दोनों प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, लेकिन हम तीसरा प्रिंसिपल इंडिया में A.V. डाइसी का फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने आंसर में किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया। आपने सबसे पहले रूल ऑफ लॉ के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई कि मैं क्या समझता हूँ रूल ऑफ लॉ से, और फिर आपने उसके कंपोनेंट बता दिए। 60 वर्ड के क्वेश्चन में, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इतनी नॉलेज मोर देन इनफ रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, GS2 पेपर 5 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट। देखिए, मनी बिल बहुत न्यूज़ में है पिछले 2-3 सालों से, इसके ऊपर क्वेश्चन ड्यू है HPS मेंस एग्जाम में, तभी मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया है। आपको बताना है कि जो मनी बिल है उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से वो पास होता है इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आप एक डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, या फिर आप सीधा कंटेंट लिख सकते हैं।
ठीक है। सबसे पहले आपको मनी बिल के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कीवर्ड आइडेंटिफाई करें तो पहला कीवर्ड क्या है, डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब का मतलब सीधा एक्सप्लेन करना है आपको, सारी चीज़ें उनको डीप में बताना है। देन मनी बिल, मनी बिल एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, कीवर्ड। तो मनी बिल बेसिकली आपको बताना पड़ेगा कि इंडियन पार्लियामेंट में मनी बिल किसको बोला जाता है। तो एज पर आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम उस बिल को मनी बिल बोलते हैं जिसमें वो प्रोविजन हो जो कि आर्टिकल 110 में ही मेंशन किए गए हैं। अगर आप आर्टिकल 110 रीड करें तो वहाँ पर लगभग 7 से 8 प्रोविजन बताए गए हैं, जो बोला गया कि अगर इन प्रोविजन से कोई बिल डील करेगा तो उस बिल को क्या बोला जाएगा, मनी बिल बोला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, पैसेज। अगर मान लो ये क्वेश्चन 120 वर्ड का होता, 8 मार्क्स का होता, या फिर 400 वर्ड का होता, 20 मार्क्स का होता, तो आप मनी बिल के सारे बताते कि मनी बिल में कौन कौन सी चीज़ें कंटेन होती हैं, कौन कौन से प्रोविजन अगर होने चाहिए अगर हमें एक बिल को मनी बिल कहना है। लेकिन क्योंकि ये 60 वर्ड का क्वेश्चन है तो आपको सीधा पैसेज मेंशन करना चाहिए कि किस तरीके से बिल पास होता है। तो हम बताएंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए जो मनी बिल है ये स्पेशल बिल क्यों है, क्योंकि इसको आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। उसके बाद ये एक बिल एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये बिल पब्लिक बिल होता है। ठीक है। इस बिल को पास कराते टाइम आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है लोकसभा में। ठीक है। और जब ये बिल पास होता है और दूसरे हाउस में भेजा जाता है फॉर डिस्कशन, राज्यसभा में जब भेजा जाएगा फॉर डिस्कशन, तो उससे पहले स्पीकर साहब को एक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा इस बिल के साथ कि हाँ मैं ये इंडोर्स करता हूँ कि ये बिल मनी बिल है, और उनका ये सर्टिफिकेट फाइनल होगा। ठीक है। जब ये बिल राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास बहुत रेस्ट्रिक्टेड पावर होती है विद रिगार्ड टू मनी बिल। राज्यसभा एक मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता, और 14 दिनों के अंदर अंदर उसको रिकमेंडेशन देनी होती है ऑन दी मनी बिल टू दी लोकसभा। ठीक है। सिर्फ 14 दिनों के अंदर बिल वापस भेजना होता है, और जो ये रिकमेंडेशन देता है उनको लोकसभा एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। जब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ये बिल पास कर दिया जाता है तो ये प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है फॉर एसेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट साहब इस बिल पर या तो असेंट दे सकते हैं या पर अपनी असेंट रोक सकते हैं, लेकिन इस बिल को वापस नहीं भेज सकते फॉर रिकंसिडरेशन टू दी लोकसभा। ठीक है। तो ये मनी बिल का पूरा पैसेज है। तो यहाँ पर आपने वो पॉइंट्स पक्का मेंशन करने हैं जो बहुत स्पेशल हैं विद रिगार्ड टू मनी बिल, जो मनी बिल को स्पेशल बनाते हैं। ठीक है। तो हमने उसी तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया। यहाँ पर देखिए वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, इसलिए हम एक लेवल से ज़्यादा नॉलेज प्रेजेंट नहीं करेंगे। जो चीज़ हमसे पूछी गई है हम उसी को सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। इट इज़ फ्रॉम द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, सेलिएंट फीचर। क्वेश्चन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, कमेंट। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा, लेकिन ये थीम क्या है, बेसिकली आपको थीम पकड़नी है। थीम ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर बहुत सारी फेडरल फीचर हैं, बहुत सारी फेडरल फीचर है, लगभग 7 से 8 ऐसी क्लियर फीचर्स हमें देखने को मिलती हैं जो कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर हमें 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है स्पिरिट में। जो उसकी बेसिक इसेंस है वहां पर सेंटर को ऑल पावरफुल बनाया गया है। ये थीम है इस क्वेश्चन की, आपको कमेंट करना है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से आप अंडरटेक करेंगे, आप सबसे पहले बताएंगे कि देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। ठीक है। फिर आप इस पूरी लाइन को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कमेंट करने को बोला गया है। यहाँ पर 2 कीवर्ड कौन से हैं, फेडरल इन फॉर्म, कि देखने में तो फेडरल है लेकिन जो उसकी आत्मा है, जो उसकी स्पिरिट है वो यूनिटरी है, आपको कमेंट करना है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको टारगेट करना पड़ेगा, अपनी कंसेप्ट नॉलेज इसी तरीके से प्रेजेंट करनी पड़ेगी ताकि दोनों कीवर्ड आप जस्टिफाई कर दो। ठीक है। आप बताएंगे देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी, ना तो वो अमेरिका की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह प्योरली फेडरल है और ना ही वो ब्रिटेन की तरह प्योरली यूनिटरी है। ये दोनों की कम्बिनेशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी फेडरल फीचर है, लेकिन अगर हम ओवरऑल पॉलिटिकल सेटअप देखें हमारी कंट्री का तो वहाँ पर हमें यूनिटरी बायस देखने को मिलता है। किस तरीके से, क्योंकि सेंटर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है किसी स्टेट के कंपेरिजन में। अब हम देखते हैं कैसे, क्योंकि हमें कमेंट करना है, हमें इस लाइन को जस्टिफाई करना है। देखिए सबसे पहले डिवीजन ऑफ पावर इज मेड बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये एक फेडरल फीचर है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही 2 यूनिट की पावर डिफाइन की जाए, उनको क्लियर पावर दी जाए, उसको हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, तो ये हमारी फेडरल इन फॉर्म वाली बात आ गई। लेकिन ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन किसके फेवर में है, सेंटर के फेवर में। नो डाउट 7th शेड्यूल में हमें 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड तीसरी कंकरेंट लिस्ट। लेकिन स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट कम है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लिस्ट, सेंटर को पावर ज़्यादा दी है। तो ये क्या है, यूनिटरी स्पिरिट।
ठीक है, आप हर एक पॉइंट को इसी तरीके से मेंशन करिए ताकि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर जाएं। दूसरा क्या है, इन बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन, जो कि एक फेडरल फीचर है कि आपकी नेशनल पार्लियामेंट स्टेट को रिप्रेजेंटेशन दे रही है। बट यहाँ पर एक असिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, यूएसए की तरह नहीं है कि हर स्टेट को 2 सीट दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट दी गई हैं, तो ये एक यूनिटरी फीचर है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्टेब्लिश करी है ताकि वो डिस्प्यूट सेटल कर पाए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, जो कि एक फेडरल फीचर है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेंटर और स्टेट की पावर को चेक करेगी। लेकिन यूनिटरी स्प्लिट क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी की एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है जो सेंट्रल लॉ भी अप्लाई करेगा और स्टेट लॉ भी अप्लाई करेगा। देन एक फेडरल फीचर आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, सुप्रीम है, रिजिड है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इस पर कोई अननेसेसरी चेंज नहीं कर सकती। बट यूनिटरी स्प्लिट कहाँ पे आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेस रिजिड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर का और स्टेट का, स्टेट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आज़ादी नहीं है, तो ये क्या है, ये यूनिटरी स्प्लिट है। इसके साथ साथ कुछ और फीचर्स, फॉर एग्जांपल सिंगल सिटीजनशिप, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ऑल इंडिया सर्विसेज, पार्लियामेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट लिस्ट, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, ये सारी वो फीचर्स हैं जो यूनिटरी फीचर्स हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फेडरल फॉर्म देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है। देखो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, लेकिन उनके पीछे भी कहीं ना कहीं यूनिटरी स्प्लिट को रखा गया है, सेंटर को ऑल पावरफुल बनाया गया है, तो हमने इस पूरी स्टेटमेंट में कमेंट कर दिया। इस तरीके से आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक अपॉइंटमेंट्स टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया, GS2 पेपर 5 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस इन द कंट्री आर अ कॉस्टली अफेयर, कि बार बार अगर इलेक्शन हो हमारी कंट्री में तो एक बहुत महंगा सौदा है ये। इन दिस कंटेक्स्ट डू यू थिंक साइमल्टेनियस इलेक्शन कैन प्रूव टू बी एन इफेक्टिव सॉल्यूशन, क्या आपको लगता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जहां पर हम लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एक साथ इलेक्शन करवाएं एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है? व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड, डिस्कस। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। पहला कीवर्ड क्या है, फ्रीक्वेंट इलेक्शन। दूसरा कीवर्ड साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तीसरा कीवर्ड इश्यूज कौन से हैं, ठीक है। और आपको चौथा कीवर्ड क्या है, डिस्कस करना है। डिस्कस में आपको व्यू पॉइंट देने हैं। देखिए जब भी आपको बहुत बड़ा कीवर्ड मिले तो आपको स्टेप 1 में ही एक और काम क्या करना है, माइक्रो क्वेश्चंस बना लेने हैं। पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि फ्रीक्वेंट हाउ, पहले आप बताओगे हाउ फ्रीक्वेंट इलेक्शंस आर अ कॉस्टली अफेयर, पहला माइक्रो क्वेश्चन। सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि हाउ साइमल्टेनियस इलेक्शन कैन बी प्रूव टू बी अ इफेक्टिव सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि इश्यूज क्या हैं, इफेक्टिव इश्यूज इन साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो आपको यहाँ पर अगर 3 माइक्रो क्वेश्चन दिख रहे हैं और अगर आप तीनों माइक्रो क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हो तो आपका ओवरऑल आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम ये कहें कि इंडियन पॉलिटी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है तो ये गलत नहीं होगा। साल में कुछ महीनों को छोड़ के हमें हमेशा कोई ना कोई इलेक्शन दिखाई देता है हमारी कंट्री में, ठीक है। अगर हम ऐसे फ्रीक्वेंट इलेक्टोरल साइकिल देखेंगे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हैं करवाने में भी, ऑर्गेनाइज करवाने में भी, और इसके साथ साथ ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो इसलिए डिमांड की जाती है साइमल्टेनियस इलेक्शन की। अब यहाँ पर आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन बताना पड़ेगा है क्या। अब आप देखिए जब भी आप आंसर लिखें तो ये सोच के आंसर लिखें कि मैं ऐसे बच्चे के लिए आंसर लिख रहा हूँ, ऐसे एग्जामिनर के लिए आंसर लिख रहा हूँ जिसको मिनिमम नॉलेज है। आपको मैक्सिमम चीज़ें बतानी है अपने आंसर में, क्योंकि ये 400 वर्ड का क्वेश्चन है। देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये है कि आप इलेक्शन साइकिल कुछ इस तरीके की कर लो कि लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन है वो एक साथ हो, सेम डे पर हो या सेम साइकिल में हो, ठीक है। कि 5 साल में अगर मान लो 2014 की हम बात करें तो 2014 में सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हो और लोकसभा के भी इलेक्शन हो, फिर 2019 में ऐसा हो, तो हर 5 साल बाद एक ही बार एक सिंगल साइकिल में दोनों बॉडीज़ के इलेक्शन हो। इंडिया में ऐसा नहीं कि हम पहली बार इसको फॉलो करने की बात कर रहे हैं, इंडिया में 1967 तक ऐसा किया गया है, लेकिन बाद में उसको हमने चेंज कर दिया है। अब इफेक्टिवनेस कैसे है साइमल्टेनियस इलेक्शन की एज अ सॉल्यूशन, कि पहली बात तो कि हमें पॉलिसी पैरालिसिस देखने को नहीं मिलेगा अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉलो करते हैं। देखिए जब भी इलेक्शन होते हैं किसी राज्य में या फिर लोकसभा में तो क्या करता है इलेक्शन कमीशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो पीरियड है जहां पर जो गवर्नमेंट है पावर में वो कोई नया डेवलपमेंटल प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर सकती है, कोई नई पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकती है।
अगर आप हमेशा इलेक्शन मोड में रहोगे तो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा, तो आप नई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को कब परस्यू करोगे? ठीक है, इसलिए अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉलो करते हैं तो 5 साल में एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, जिसके साथ हमें गवर्नेंस के लिए टाइम मिल जाएगा बाकी 4 सालों में। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हम अभी के इलेक्शंस देखें तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है टाइम टू टाइम इलेक्शन करवाने में। ठीक है, अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाएंगे तो हम एक बार खर्चा करेंगे 5 सालों में एक बार, जो कि मिसयूज कम कर देगा मनी पावर का। इसके साथ साथ एक्सपेंडिचर, इलेक्शन खर्चा करवा इलेक्शन पार्टीज का भी जो खर्चा होता है इलेक्शन में, वो दोनों ही चीज़ें कम हो जाएंगी। ह्यूज एक्सपेंडिचर बाय कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी खत्म हो जाएगा। और जो सरकार खर्चा कर रही है या फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खर्चा कर रहा है इलेक्शंस करवाने में, वो भी खर्चा कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जब भी इलेक्शन होते हैं आपने देखा होगा कि बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आती है, सीआरपीएफ आती है, जो इलेक्शन ड्यूटीज़ परफॉर्म करती है। तो अगर आप हमेशा इलेक्शन मोड में रहोगे तो आपको बार बार इन फोर्सेस को बुलाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक बार में ही इलेक्शन करवा लोगे तो आप इनको एक बार डिप्लॉय कर दोगे। ठीक है, देन डिसरप्टिंग पब्लिक लाइफ, अगर आप देखेंगे अगर बार बार इलेक्शंस होते हैं तो लोगों की जो लाइफ है वो अफेक्ट होती है, वो खुद बेचारे परेशान रहते हैं, बैंक वालों की ड्यूटी लगती है इलेक्शन में। अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाएंगे तो डिसरप्शन का पीरियड कम हो जाएगा। देन इम्पैक्ट ऑन सोशल फैब्रिक, अगर आप लगातार इलेक्शन मोड में रहेंगे तो कास्ट का मुद्दा, रिलीजन का मुद्दा, कम्युनल इश्यूज ये बार बार रीसर्फेस होंगे, लेकिन अगर आप एक ही बार इलेक्शन करवाओगे तो शायद हम उनको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएं। देन पॉपुलिस्ट मेजर, देखिए अगर बार बार इलेक्शन रहेंगे तो जो गवर्नमेंट इन पावर है वो गवर्नेंस इस तरीके से करेगी कि जिस एरिया में इलेक्शन है वहाँ के लोगों को वो वू कर पाए, वहाँ के लोगों को अपनी तरफ कर पाए। लेकिन अगर आप एक ही बार इलेक्शन करवाओगे तो आप अच्छी तरीके से अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर सकते हो उन कैंडिडेट की जो कि इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। देन इम्पैक्ट ऑन वोटर टर्नआउट, अगर आप एक ही बार 5 साल में इलेक्शन करवाओगे तो शायद आपका वोटर टर्नआउट बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी आपको हर बार लोगों को बूस्ट करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि आओ वोट दो। ठीक है, तो ये काम आपका कम हो जाएगा। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। देखिए अगर मान लो हम लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन एक बार करवाते हैं और कोई सरकार किसी पर्टिकुलर स्टेट में 5 साल से पहले गिर जाती है, अपनी मेजोरिटी लूज कर देती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एक बहुत ही बड़ा इशू है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर अगर मान लो कुछ प्रोविजन है, जैसे अमेंडमेंट ऑफ रेलिवेंट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आरपीएम अमेंडमेंट वो हमें करना पड़ेगा, उसको किए बिना हम अपने इलेक्शन को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं। देन जब हम इलेक्शन करवाएंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो हम किस तरह के इशू पे इलेक्शन लड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह के इश्यूज को फॉलो करेंगी, तो ऐसे चांसेस हैं कि जो स्टेट इश्यूज हैं वो आपके डाउन चले जाएंगे और नेशनल इश्यूज पे ही सारे इलेक्शन होंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी टू द पीपल, जो कि लोकल लेवल पर है, और दिस प्रिंसिपल इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप स्टेट को अपने नेशनल लेवल के हिसाब से टैकल कर रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि देखो साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसी में कुछ चेंज करना पड़ेगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन को एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हम हर जगह फॉलो कर सकें। ठीक है, तो ये आपको बताना है स्टार्टिंग में, एंड में सॉरी, कि आपको बताना है कि दोनों ही चीज़ें ठीक है, एक सॉल्यूशन हम नया दे रहे हैं लेकिन वो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, हम उसकी जगह कुछ और भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका एक पूरा आंसर होना चाहिए जहाँ पर आप क्लियर तरीके से आइडेंटिफाई करवाएं हर एक चीज़ को। तो ये था पूरा एक लेक्चर हमारा एक और नया, जहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया पढ़ा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।